गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 10th डियर स्टूडेंट, हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, नेताजी का चश्मा। ठीक है बेटा, आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, गद्य खंड का दूसरा अध्याय। सीक्वेंस के अनुसार 11वां अध्याय है और गद्य खंड का ये आपका सेकंड नंबर का अध्याय है। ठीक है, जिस पाठ के लेखक का नाम है राम वृक्ष बेनीपुर। ठीक है, और पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत, जिसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुर। राम वृक्ष बेनीपुर का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ था। ठीक है, ये मैं आपको लेखक के बारे में बता रही हूँ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्ष में बीते। लेखक के बचपन में ही लेखक के माता पिता की मृत्यु हो गई थी। बचपन बड़ा अभावों और संघर्षों में बीता। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान सन 1968 में हुआ। देखिए, राम वृक्ष बेनीपुर का जन्म 1899 में हुआ, उनकी मृत्यु 1920 में हुई। बचपन में इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। माता पिता की मृत्यु के बाद इनका जीवन बहुत ही अभावों और संघर्षों में बीता। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुर जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। जब ये 15 वर्ष के थे तभी से इनकी लिखी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक योगी, जनता, जनवाणी, नई धारा उल्लेखनीय है। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। पूरा साहित्य उनका, उन्होंने जो भी रचनाएं लिखी उनका सारा लेखन बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। पतियों के देश में उपन्यास, चिता के फूल उनकी एक कहानी, अम्बापाली नाटक, माटी की मूर्ति रेखा चित्र, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत, जंजीरें और दीवारें उनका संस्मरण आदि, ये सारी रचनाएं, उनका जो पूरा साहित्य है वो बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनके द्वारा रचित उपन्यास, नाटक, रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा वृतांत आदि। रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। उन्होंने जो भी रचनाएं लिखी बेटा, वो किस बारे में लिखी? स्वाधीनता से संबंधित, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। कलम का जादूगर अर्थात उनकी विशिष्ट शैलीकार होने के कारण, बहुत अच्छी रचनाएं करने के कारण उन्हें क्या उपाधि दे दी गई? कलम का जादूगर। किसे? लेखक को। लेखक कौन है? देखिए, पाठ है अपना बाल गोविंद भगत। देखिए, इस पाठ में राम वृक्ष बेनीपुर ने, हमारे लेखक ने किस बारे में बताया है? देखिए, बाल गोविंद भगत पाठ के अंदर लेखक ने ये बताया है कि व्यक्ति सन्यासी सिर्फ बाह्य व्यक्तित्व से व्यक्ति सन्यासी नहीं होता, कि आपने बाहर से वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई भी सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं, अर्थात व्यक्ति मन से सन्यासी होना चाहिए, बाह्य दिखावे से कोई सन्यासी नहीं होता। दूसरा, इस पाठ में लेखक ने सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार किया है। ठीक है, देखिए, बाल गोविंद भगत ये लेखक द्वारा लिखा एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का
प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। ठीक है, कि वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई भी सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से लेखक ने ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। ठीक है, इस पाठ में लेखक ने किसके बारे में बताया है बेटा? कि लेखक ने कहा है कि सन्यासी व्यक्ति सिर्फ बाह्य वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठान से ही कोई सन्यासी नहीं होता, बल्कि लेखक ने ये बताया कि सन्यासी व्यक्ति सिर्फ बाह्य अनुष्ठानों से ही नहीं, बाह्य वेशभूषा से ही नहीं, बल्कि सन्यासी का आधार जीवन के मानवीय आधार होते हैं। बाल गोविंद भगत पाठ में लेखक ने इसी कारण बाल गोविंद भगत को सन्यासी कहा है। जबकि बेटा इस पाठ में आप देखोगे बाल गोविंद भगत कोई सन्यासी व्यक्ति नहीं है। ठीक है, कि हाँ उसने अपना घर बार छोड़ दिया हो, सन्यास ग्रहण कर लिया हो, किसी पहाड़ी में किसी जंगलों में बैठकर पूजा पाठ कर रहे, नहीं, बल्कि बाल गोविंद भगत एक सन्यासी नहीं है, बल्कि लेकिन उनका जो जीवन है वो सन्यासियों की तरह ही है। उनके जो विचार हैं वो सन्यासियों की तरह ही हैं। बाल गोविंद भगत भी एक गृहस्थी मनुष्य ही हैं। उनका बेटा है, बहू है, परिवार है। ठीक है, दूसरा इस पाठ में लेखक ने सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार किया है, ये बताया गया है। और दूसरा ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी भी इस पाठ में लेखक ने बाल गोविंद भगत के माध्यम से लेखक ने ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी भी देखने को मिलती है इस पाठ में बाल गोविंद भगत में। ठीक है बेटा, अब हम पाठ स्टार्ट कर रहे हैं। बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत पहले पैराग्राफ में लेखक ने बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व के बारे में बताया है। बाह्य व्यक्तित्व बाल गोविंद भगत का कैसा है, वो दिखने में कैसे लगते हैं। ठीक है, बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के होंगे। बाल पक गए थे। बाल पक गए थे से तात्पर्य है कि बाल सफ़ेद हो गए थे। लंबी दाढ़ी, जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता था। अर्थात बड़ी उम्र के थे, 60 वर्ष की आयु के, मंझोले कद के, गोरे चिट्टे आदमी, दाढ़ी के बाल सफ़ेद, सिर के बाल सफ़ेद, कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीरपंथियों की सी कनपटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते थे। देखिए क्या बताया कि बाल गोविंद भगत जो थे वो कपड़े बहुत कम पहनते थे, सिर्फ एक लंगोटी मात्र और सिर पे कबीरपंथियों की सी कनपटी टोपी, एक छोटी सी टोपी और लंगोटी पहनते थे। जब जाड़ा सर्दी आती तो एक काली कमली ऊपर से ओढ़ लेते थे, जब बहुत अधिक सर्दी होती थी तब। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता था। हमेशा उनके माथे पर चंदन का तिलक लगा रहता था, लंबा तिलक जो नाक से ही स्टार्ट हो जाता था, और गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते थे। ये क्या था? बाह्य व्यक्तित्व किसका? बाल गोविंद भगत का। कि बाल गोविंद भगत किस तरह से रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे। बहुत कम कपड़े पहनते थे, सिर्फ एक लंगोटी पहनते थे और सिर पर कबीरपंथियों की तरह एक कनपटी टोपी धारण करते थे। बहुत अधिक सर्दी होती थी तो सिर पर बहुत अधिक सर्दी होती थी तो काली कमली ओढ़ लिया करते थे। दूसरा, उनके माथे पर हमेशा चंदन का
तिलक लगा रहता था जो नाक से ही स्टार्ट हो जाता था, इतना लंबा तिलक लगाते थे। गले में बेडोल तुलसी की जड़ों की माला पहनते थे। ये तो बाल गोविंद भगत का बाह्य व्यक्तित्व कि बाहर से बाल गोविंद भगत कैसे दिखते थे। बड़ी उम्र के थे, दाढ़ी के बाल सफ़ेद थे, बाल भी सिर के सफ़ेद हो गए थे। आयु इनकी 60 वर्ष की थी। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। देखिए, जब हम किसी व्यक्ति का इस तरीके का पहनावा देखेंगे, चंदन का तिलक, तुलसी की माला, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये कोई सन्यासी व्यक्ति है। अब लेखक क्या बता रहा है, ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेतीबाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। लेखक क्या बता रहा है कि बाल गोविंद भगत के, आपने जो ये पहले पैराग्राफ में पढ़ा बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व के बारे में, कि वो बाह्य व्यक्तित्व को देखकर कतई बिल्कुल भी बाल गोविंद भगत को सन्यासी नहीं समझना चाहिए। लेखक क्या कह रहे हैं, मैंने उनकी धर्मपत्नी को देखा था, धर्मपत्नी को तो नहीं देखा था लेकिन उनके बेटे और बेटे की बहू को देखा। बाल गोविंद भगत एक गृहस्थी मनुष्य हैं, उनका भी परिवार है और थोड़ी बहुत खेती है, अच्छा साफ सुथरा मकान भी है। कौन बता रहा है, ये लेखक। किसके बारे में बता रहे हैं, बाल गोविंद भगत के बारे में। फिर खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, ठीक है। खेती बाड़ी करते थे, परिवार था, बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। देखिए, जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि बाल गोविंद भगत जो थे, वो उनके अंदर जो गुण थे वो सन्यासियों जैसे गुण थे। लेखक अब बता रहे हैं ना कि सन्यासियों के, साधु संतों के सब परिभाषाओं में बाल गोविंद भगत खरे उतरने वाले, अर्थात उनका स्वभाव संत महात्माओं की तरह था। कबीर को वो साहब मानते थे, अपना गुरु। किसे मानते थे, कबीर को। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते थे। कबीर को वो अपना साहब मानते थे। कौन, बाल गोविंद भगत। कबीर के ही गीतों को गाते थे, उन्हीं के ही आदेशों पर चलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे। देखिए, ना तो वो कभी झूठ बोलते थे, साफ सुथरा उनका व्यवहार था, सबके साथ अच्छा व्यवहार करते थे, कबीर के ही गीतों को गाते थे और सीधी स्पष्ट बात कि कहने में वो कभी संकोच नहीं करते थे। ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते थे बेवजह, ना तो वो किसी से लड़ाई झगड़ा करते थे और किसी को कुछ बात कहनी हो तो वो स्पष्ट कह दिया करते थे। किसी की चीज़ नहीं छूते थे बिना, ना तो वो किसी से झगड़ा करते थे और ना ही किसी की परमिशन के बिना, किसी से पूछे बिना किसी की चीज़ को नहीं छूते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक भी ले जाते थे कि लोगों को कौतूहल होता। कभी वे दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। देखिए उनके इस गुण को कि वो बिना पूछे, देखिए बहुत अच्छी हैबिट थी उनकी कि किसी चीज़ को आप छू रहे हो, आपको लेना है किसी का कोई सामान, तो हमें उससे उसकी परमिशन लेनी चाहिए। बिना परमिशन के हमें किसी की छोटी से छोटी वस्तु को भी नहीं लेना चाहिए। और ये गुण बाल गोविंद भगत के अंदर थे। अगर वो किसी से कुछ लेते थे तो उनकी परमिशन, कई बार तो क्या होता था, उनके इस व्यवहार को देखकर, उनके इस गुण को देखकर कई बार तो ये लोगों के लिए कौतूहल होता। कभी भी अगर दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते बिना पूछे, पूछ कर ही किसी के खेत में वो सुबह शौच के लिए जाते थे। वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज़ें साहब की थी। साहब गृहस्थी मनुष्य थे लेकिन उनकी सब चीज़ें साहब की थी। वो साहब किसे मानते थे, कबीर दास जी को। कबीर को अपना साहब मानते थे। जो कुछ खेत में पैदा होता
सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। जो कुछ भी होता फसल में सबसे पहले अपने सिर पर लाद कर अपने साहब के दरबार में ले जाते। उनके घर से उस साहब का जो दरबार था 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार एक कबीरपंथी मठ था वहाँ, वह उनके लिए दरबार था। दरबार में भेंट रूप में उसे रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजारा चलाते। देखिए, कबीर के अनुयायी थे, कबीर को अपना साहब मानते थे। जो भी खेती बाड़ी होती थी, जितनी फसल होती थी, वो जो कबीर दास जी का जो मठ था वो उनके घर से 4 कोस दूरी पर था। और वो क्या करते, जो कुछ भी होता सबसे पहले कहाँ लेकर जाते थे, कबीर मठ में लेकर जाते थे और वहाँ प्रसाद स्वरूप उन्हें जो कुछ मिलता था उसे वो लाकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव उठते थे। लेखक क्या कह रहा है, अभी लेखक किसके गुणों के बारे में बता रहा है, बाल गोविंद भगत के। पहले उसके बाह्य व्यक्तित्व के बारे में बताया कि वो पहनावा कैसा पहनते थे, बाह्य रूप से दिखने में कैसे लगते थे। फिर उनके गुणों के बारे में बताया, वो अपना गुरु किसे मानते थे, कबीर को वो अपना साहब मानते थे। और उनके नेचर के बारे में बताया कि बेवजह किसी से झगड़ा नहीं करते थे, बिना पूछे किसी की वस्तु को नहीं छूते थे, सबके साथ वो अच्छा व्यवहार करते थे। ठीक है, और किसी को कुछ बात कहनी होती थी, सही बात कहने में वो कभी पीछे नहीं हटते थे। और जो कुछ भी खेती होती, फसल होती, सबसे पहले वो कबीरपंथी मठ में जाकर देते थे और प्रसाद स्वरूप उन्हें जो कुछ मिलता था उसे लाकर ही वो अपने गृहस्थी को चलाते थे। ठीक है, फिर उसके बाद अब लेखक ये बता रहे हैं कि इन सब के ऊपर लेखक उनके और किस गुण के बारे में बता रहा है, उनका मधुर गान, उनकी मृदु भाषा, अर्थात वो जो गाना गाते थे बहुत ही मधुर वाणी में गाते थे, तो लोग उन्हें बहुत अधिक, उनके गाए गानों को लोग बहुत अधिक पसंद करते थे, बहुत अधिक सुनते थे। इतनी मीठी वाणी में वो गाना गाते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर। लेखक कह रहा है मुग्ध था किसके मधुर गान पर, बाल गोविंद भगत के, जो सर्वदा ही सुनने को मिलते थे। कबीर के वो सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं। ठंडी पुरवाई चल रही है, ठंडी हवा चल रही है। फसल का समय है, सब लोग अपने अपने खेतों में काम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठती है। यह क्या है, यह कौन है? अचानक से सब व्यक्ति जब खेतों में काम कर रहे हैं, औरतें भी खेतों की मेड़ पर बैठी हैं, बच्चे धान से भरे खेत में घूम रहे हैं और पुरुष लोग खेतों में काम कर रहे हैं। ऐसे में मधुर स्वर सुनाई देता है संगीत का। यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध लाइन वाइज खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है, तो कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। देखिए, कुछ को ऊपर की ओर भेज रहा है, कुछ को जमीन की मिट्टी की ओर, पृथ्वी की ओर। कहने का तात्पर्य है कि बाल गोविंद भगत जब अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं, फसल बो रहे हैं, एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रहे हैं, तब वो
गीत गा रहे हैं और उनका गायन इतना मधुर है, इतना अच्छा है कि कहाँ आरोह अवरोह, कहाँ उन्होंने जैसे कहाँ की कैसी लय ताल आरोह अवरोह इन सब का पूरा ध्यान देते हुए वो अपना गायन गा रहे हैं। इतनी मधुर भाषा है कि जो भी सुनता है वो मुग्ध हो जाता है। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं उनके गीत को सुनकर। किसके गीत को सुनकर? बाल गोविंद भगत के गीत को सुनकर बच्चे झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं। देखिए इतना अच्छा गीत गाते हैं बाल गोविंद भगत कि महिलाएं भी, मेड़ पर खड़ी महिलाएं भी उनके गीत को सुनने लग जाती हैं और गुनगुनाने लग जाती हैं। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। देखिए बाल गोविंद भगत के संगीत के लिए लेखक ने क्या कहा है। ऐसा लगता है कि बाल गोविंद भगत का संगीत है या कोई जादू। अर्थात जब भी बाल गोविंद भगत संगीत गाते थे, कोई भी गीत गाते थे, गाना गाते थे, तो सभी काम करते करते सभी का ध्यान तुरंत उनकी गीत की ओर चला जाता था, क्योंकि वो इतनी मधुर भाषा में गीत गाते थे कि सभी उनके गीत को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। चाहे वो बच्चे हैं, चाहे बड़े, चाहे छोटे, चाहे जवान, चाहे बूढ़े, चाहे महिलाएं। तभी लेखक ने उनके संगीत के लिए कहा है कि बाल गोविंद भगत का संगीत है या कोई जादू। ठीक है। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई। बादलों की गरज, बिजली की तड़फ में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की टरटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबा सकती है। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पियावा चमक उठे, सखियाँ चिऊक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती हैं कि वह अकेले हैं। चमक उठती हैं, चिऊक उठती हैं। उसी भोर भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका ये गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी ने चौंका देता। देखिए रात्रि के समय जब बाल गोविंद भगत संगीत गाते थे तो रात्रि के समय भी सभी को चौंका देते थे। कैसे? जैसे अचानक से अंधेरे में बिजली चमके तो सबको दिखाई देती है, पता चलता है, बिजली का प्रकाश चारों तरफ तुरंत फैल जाता है। इसी तरह बाल गोविंद भगत जब रात्रि का समय जब शांत वातावरण था, उस समय जब बाल गोविंद भगत रात्रि के वातावरण में भी जब संगीत गाते थे तो सभी को चौंका देते थे। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। निस्तब्धता अर्थात शांत होकर सोया हुआ है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। जब सारा संसार रात्रि के समय सो रहा है, विश्राम कर रहा है, लेकिन बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। अर्थात बाल गोविंद भगत रात्रि के समय भी संगीत गाया करते थे। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई। कार्तिक का महीना आता है बेटा, जब कार्तिक का माह आता है तो आप लोग भी देखते होंगे कि आपके भी मम्मी वगैरह, दादी वगैरह या सिस्टर्स जो भी हैं, कार्तिक के महीने को बड़ा महत्वपूर्ण माह माना जाता है और इसमें पूजा पाठ बहुत अधिक होता है। प्रातःकाल जल्दी उठकर तुलसी की पूजा की जाती है और देवताओं की आराधना की जाती है। तो इसमें महिलाएं 4-4 बजे उठकर पूजा पाठ करती हैं कार्तिक के पूरे माह में। तो जब कार्तिक का महीना आता है तो बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई। प्रभातियाँ मतलब सुबह सुबह वो गीत गाते हुए झांकियाँ निकालते थे जो फागुन तक चला करती थी। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जागकर वह नदी स्नान को जाते। सुबह जल्दी उठकर नदी पर
देखिए, कार्तिक का माह जो होता है वो बड़ी सर्दी का महीना होता है। उस समय ठंड स्टार्ट हो जाती है। अक्टूबर नवंबर का जो महीना होता है उसमें सर्दी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और वो सर्दी में सुबह जल्दी उठकर नदी पर जाते, नदी पर स्नान करते। नदी गांव से 2 मील दूर, अर्थात जहाँ बाल गोविंद भगत का घर था उनके घर से नदी 2 मील दूर थी। और वो सुबह जल्दी उठकर नदी पर ही जाते, वहाँ से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे बिंडे पर अपनी खंजरी लेकर बैठते और अपने गाने टेरने लगते। नदी पर सुबह देखिए, बाल गोविंद भगत नदी पर ही स्नान करने के लिए जाते थे सुबह जल्दी उठकर, ठीक है। 2 मील दूर चलकर नदी पर स्नान करते और नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे बिंडे पर अपनी खंजरी लेकर बैठ जाते और अपने गाने टेरने लगते गाने शुरू कर देते थे। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया। लेखक क्या कह रहे कि मैं तो उन व्यक्तियों में से हूँ जो सुबह देर तक सोने वाला, और माघ का महीना, भरी सर्दी, मतलब सर्दी की रात्रि, दांत किटकिटाने वाली सर्दी, इतनी अधिक ठंड भी मुझे उनके उस मधुर संगीत ने मुझे सुबह जल्दी जगाकर उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लगी थी। कहने का तात्पर्य है कि अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, अर्थात अभी आसमान में तारे दिखाई दे रहे थे, तारे भी समाप्त नहीं हुए थे, अर्थात अभी अंधेरा था। तो सोचो सुबह कितनी जल्दी का समय। और लेखक क्या कह रहे हैं, मैं देर से उठने वालों में से था, भरी सर्दी भी मुझे बाल गोविंद भगत का इतना मधुर गीत मुझे जगा दिया और मैं जगने को विवश हुआ और उन पोखरे पर उनके गीत को सुनने के लिए चला गया। पूरब में लोही लगी थी जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर, पूरब में मुंह किए कुश लकड़ी की चटाई पर, पूरब में मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे। लेखक क्या कह रहे हैं, भरी सर्दी की रात लकड़ी की चटाई पर बाल गोविंद भगत बैठकर अपनी खंजरी लेकर गीत गा रहे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, उनकी उंगलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते वो इतने मस्त हो जाते थे, इतने सरूर में आते, उत्तेजित हो उठते थे कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। वो इतने मतलब मग्न हो जाते थे। लेखक बता रहा है किसके बारे में, बाल गोविंद भगत के बारे में। और किस समय की बात कर रहा है, भरी सर्दी, रात्रि का समय, सर्दी का समय, रात्रि का वो समय जब सुबह बताया ना कि जल्दी उठकर नदी पर जाते थे, स्नान करके आते और पोखर के किनारे बैठकर अपनी खंजरी लेकर गाना शुरू कर देते थे। लेखक कह रहा है मुझे आज भी माघ के महीने का वो दिन आज भी याद है कि जब भरी सर्दी, दांत किटकिटाने वाली सर्दी, और मैं देर से उठने वालों में से, और सुबह उनके इस गीत को सुनकर मैं भी उठकर उनके पास जाकर बैठ जाता था। अर्थात कोई भी उनके गीत को सुने बिना रह नहीं सकता था। और वो गाते गाते इतने मस्त हो जाते थे कि लेखक बता रहे इतने मस्त हो जाते थे, ऐसे मालूम होता था कि अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े में कपकपा रहा था, इतनी सर्दी थी। लेखक कह रहा है कि मैं तो सर्दी के मारे कपकपा रहा था, किंतु तारों की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। लेखक क्या कह रहे हैं, भरी सर्दी में भी जहाँ मैं ठंड से कांप रहा था, मेरा पूरा बदन ठंड से कपकपा रहा था, और उस समय भी बाल गोविंद भगत के माथे पर श्रम बिंदु, पसीने के बिंदु चमक रहे थे। अर्थात अभी तारे आसमान में चमक रहे थे। मतलब इतनी रात्रि का समय था कि अभी तारे भी नहीं
छिपे थे। सुबह के 3-4 बजे का समय होगा और वो बाल गोविंद भगत नदी पर स्नान कर कर पोखर के किनारे बैठकर माघ के महीने में, कार्तिक के माह में, लेखक कह रहा है इतने मस्त होकर गाते थे कि ऐसा लगता था कि गाते गाते अभी ये खड़े हो जाएंगे। और लेखक कह रहा है उस समय उस समय भी, इतनी सर्दी के समय भी बाल गोविंद भगत के माथे से पसीना टपकता था। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी, शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती थी। गर्मियों में शाम के समय अपने घर के बाहर बैठकर उनके प्रेमी भी, कि जो जो उन्हें लाइक करते थे, सब आकर उनके पास बैठ जाते थे। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती थी, तिहराती थी। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन में भी ऊपर उठने लगते थे। श्रोता सुनने वाला, वक्ता बोलने वाला। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। देखिए लेखक क्या बता रहे हैं, इसमें लेखक ने उनके संगीत की विशेषताएं बताई और हमें ये बताया कि बाल गोविंद भगत को संगीत बहुत पसंद था। ठीक है, पसंद ही नहीं बल्कि उनकी आवाज़ भी बहुत ही मधुर थी। सभी उन्हें बहुत लाइक करते थे। जो भी उनके गीत को सुनता था वो मंत्रमुग्ध हो जाता था। और गाते गाते बाल गोविंद भगत कई बार इतने मग्न हो जाते थे कि वो खड़े होकर भी नाचना शुरू कर देते थे। कौन? बाल गोविंद भगत। कौन बता रहा है? ये लेखक। किसके बारे में बता रहे हैं? बाल गोविंद भगत के बारे में। पहले देखिए, आज बेटा हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगी। जितना पढ़ाया इसे आप अपनी बुक से ज़रूर रीड कर लेना और कोई भी डाउट हो अपने डाउट क्लियर करना। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा, लेखक वहाँ राम वृक्ष बेनीपुर ने बाल गोविंद भगत के बाह्य व्यक्तित्व के बारे में बताया। बाह्य व्यक्तित्व से बाल गोविंद भगत दिखने में ऐसे लगते थे जैसे कोई सन्यासी, लेकिन वो सन्यासी नहीं थे। ठीक है, सन्यासियों जैसे सारे गुण उनके अंदर थे। बाह्य व्यक्तित्व क्या बताया? बहुत कम कपड़े पहनते थे, एक लंगोटी पहनते थे, माथे पर चंदन का तिलक लगाते थे, गले में तुलसी की माला धारण करते थे, दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो चुके थे, सिर के बाल भी सफ़ेद थे। और वो क्या, कबीर को अपना साहब मानते थे, कबीर के आदर्शों पर चलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, बेवजह किसी से झगड़ा नहीं करते थे और किसी को अगर कोई स्पष्ट बात कहनी होती थी तो वो पीछे नहीं हटते थे। और जो कुछ भी उनकी फसल होती थी सबसे पहले वो कबीर पंथी थे तो कबीर मठ में जाकर सबसे पहले अपनी फसल को वहाँ देकर आते थे। उनके घर से 4 कोस दूर थी वो जगह, तो जो कुछ भी उन्हें वापस प्रसाद स्वरूप मिलता उसे घर लाकर वो उसे अपनी गृहस्थी चलाते थे। फिर लेखक ने बाल गोविंद भगत के संगीत के बारे में कहा कि उनका संगीत है या जादू। जादू इसलिए कहा क्योंकि उनके संगीत को सुनकर सब मंत्रमुग्ध हो जाते थे, सभी उनके संगीत को बहुत अधिक पसंद करते थे। फिर बताया कार्तिक मास में कितना जल्दी उठकर, ये उनकी दिनचर्या हुआ करती थी, जल्दी उठकर नदी किनारे जाना। 2 मील दूर नदी थी, नदी के किनारे जाकर नदी पर स्नान करते और वापस वहाँ से आकर अपने गांव के पोखरे पर बैठकर खंजड़ी लेकर संगीत गाया करते थे। और गाते गाते इतने मग्न हो जाते थे कि भरी सर्दी में भी लेखक कह रहे कि उनके माथे से श्रम बिंदु झलकने लगते थे, अर्थात पसीने की बूंदें झलकने लगती थी। इतने मग्न हो जाते थे कि ऐसा लगता था अभी नाचते नाचते वो गाते गाते नाचना भी शुरू कर देंगे। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। ठीक है, थैंक यू।